उनकी राजनीति की, उनकी विचारधारा की मैं तीखी आलोचना करता हूं। नरेंद्र मोदी एक एनोनिमस से व्यक्ति थे और एक तरीके से उनको गुजरात से तड़ी पार कर दिया गया। तो नरेंद्र मोदी अक्सर कहते थे कि देखो मैं टैक्सी से आ जाऊंगा लेकिन पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, उनके पास पैसे नहीं होते। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो बिल्कुल अलग शख्सियत हो गई। तो आज की तारीख में जो नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री के तौर पर शख्सियत दिखाई पड़ती है, उसका एक छोटा स्वरूप गुजरात में दिखाई पड़ता है। वो आखिरी मेरी मुलाकात थी जब मैंने नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। उसके बाद कभी नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। कि वो एक कृत्रिम लोकप्रियता के प्रतीक है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को एक फैक्ट्री में गढ़कर बनाया गया है। ये सब कुछ पहले से रिहर्स्ड होता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सच की चमक या प्रचार का धुआं, हैशटैग माय मोदी स्टोरी में क्या है देश का सच। आज पूरा देश पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन मना रहा है। बीजेपी का हैशटैग माय मोदी स्टोरी अभियान छाया हुआ है। हर अखबार, दीवार और सोशल मीडिया विज्ञापन से भरा हुआ है। कोई कोना छोड़ा नहीं है, ऐसा लग रहा है। सेलिब्रिटीज को टूल किट्स, विज्ञापनों की भाड़ और सकारात्मक कहानियों का शोर। लेकिन सवाल यह है, क्या देश के लिए भी यह कहानी उतनी ही सुनहरी है? देश के लोकतंत्र के लिए क्या है माय मोदी स्टोरी? भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या है माय मोदी स्टोरी? भारत के युवाओं के लिए क्या है माय मोदी स्टोरी? समाज और समुदायों के लिए क्या है माय मोदी स्टोरी? और मोदी के 75वें जन्मदिन के बाद बीजेपी के नेताओं के लिए क्या है हैशटैग माय मोदी स्टोरी? आज इन सवालों की तह तक जाएंगे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी, जो अपनी पैनी नजर से खोलेंगे हर सवाल का जवाब। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, क्या है हैशटैग माय मोदी स्टोरी? क्या कोई आपका किस्सा भी होगा? देखिए अंकुर, आपने जिस खूबसूरत तरीके से इंट्रोडक्शन दिया है, मुझे तो लगता है मुझे उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरे घटनाक्रम को और पूरे उनकी पर्सनालिटी को और उसके पूरे इम्पैक्ट को एक शख्सियत देने की आपने कोशिश की है। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी के 1975वें साल पर सबसे पहले तो मैं उनको वर्षगांठ की बधाई देता हूँ, उनको ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है और ये बात बिल्कुल अलग भी है, जुदा भी है कि मैं उनका बहुत प्रखर आलोचक हूँ और उनकी राजनीति की, उनकी विचारधारा की मैं तीखी आलोचना करता हूं। लेकिन वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जब तक अपने पद पर हैं तब तक वो हमारे प्रधानमंत्री बने रहेंगे। मेरे मन में कभी उनके प्रति किसी तरीके की कोई कटुता नहीं रही। आलोचना जरूर की, तीखी आलोचना की, लेकिन जब मैं उनकी पूरी यात्रा को देखता हूं, उनके राजनीति की पूरी यात्रा को देखता हूं, तो मुझे दो शख्स दिखाई पड़ते हैं। एक वो शख्स जो गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के पहले था, एक बहुत ही साधारण कपड़ों में एक सूटकेस लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली जो दफ्तर था उसके पीछे एक छोटी सी कोठरी में एक छोटे से चारपाई पे रहने वाला शख्स। तब भी लोग कहते थे कि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, वो राजनीति में बहुत लंबी दूरी तक चलना चाहते हैं और उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे, पावरफुल तब भी थे, लेकिन उनको बहुत कम लोग जानते थे। उस वक्त जिस एक शख्स का डंका बजा करता था, उनका नाम था के गोविंदाचार्य। के गोविंदाचार्य जब 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी बने, तो दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा पत्रकार होगा जो के गोविंदाचार्य को नहीं जानता होगा या जो के गोविंदाचार्य से मिलने की जो उत्सुकता थी या मिलने के बाद जो लोगों को बताने की जो आकुलता थी, उसको नहीं बांटना चाहता था। नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स नहीं थे। नरेंद्र मोदी एक एनोनिमस से व्यक्ति थे जिनकी कहानियां इस तरीके से थी कि देखिए, जब वो गुजरात के जनरल सेक्रेटरी बने संगठन के, तो उन्होंने कैसे गुजरात को दो फाड़ में बांट दिया। गुजरात भारतीय जनता पार्टी की सरकार टूट गई, एक नया संगठन बना और उसकी सजा नरेंद्र मोदी को मिली जब उन्हें हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का इंचार्ज बना के भेजा गया और एक तरीके से उनको गुजरात से तड़ी पार कर दिया गया।
उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का जमाना हुआ करता था। तो मैं उन नरेंद्र मोदी को जानता था, उनसे मेरा परिचय भी था, उनसे मुलाकात भी होती थी, और उन नरेंद्र मोदी के साथ मैंने टीवी में डिबेट भी की थी। हालांकि तब मेरी भी उम्र काफी कम थी और वो भी काफी कम उम्र के थे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी एक दिन न केवल गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे बल्कि भारत के प्रधानमंत्री भी बनेंगे और भारत की राजनीति को काफी हद तक बदलने में सकारात्मक या नकारात्मक भूमिका भी निभाएंगे। तब आज किसी तो ने सर नहीं मोदी जी डिबेट में आते थे। जी बिल्कुल, बिल्कुल डिबेट में आते थे, और डिबेट में और उनके पास पैसे भी नहीं होते थे। ये भी मैं आपको बता दूं, कई बार तो ऐसा हुआ, मेरे साथ हालांकि ऐसा नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ है कि आखिरी समय में कोई गेस्ट भाग गया, वो डिबेट में नहीं आ रहा, अब 10-15 मिनट बचे हुए हैं, 20 मिनट बचे हुए हैं, तो उस वक्त 2-3 चैनल ही होते थे। तो ये होता था क्या करें, तब सबको याद आता था, अरे नरेंद्र मोदी होंगे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, उनको फोन करो और वो आ जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी अक्सर कहते थे कि देखो मैं टैक्सी से आ जाऊंगा लेकिन पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, उनके पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन उस वक्त भी मैं आपको याद दिला दूं कि आशीष नंदी जैसे एक जो हिंदुस्तान के बड़े समाजशास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था और निकलने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं एक क्लासिकल फैसिस्ट से मिलकर आया हूं। यानी उनके कहने का मतलब यह था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जिसमें फांसीवादी व्यक्तित्व के सारे गुण मौजूद हैं, जो शास्त्रीय गुण हैं। ये उस वक्त उन्होंने कहा था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो बिल्कुल अलग शख्सियत हो गए। एक बहुत ही एक ऐसी शख्सियत हो गई जिनको पहचानना मुश्किल हो गया। मेरे एक बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभु चावला, जिनसे मेरी अक्सर बात होती थी उन दिनों में, वो आज तक हमारे साथ थे, कार्यक्रम करते थे मेरे। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि पहले वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मैं उनको फोन करता था, फोन उठाते थे, लेकिन बाद में मैं उनको पहचानना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो वो अलग तरीके की शख्सियत बन के उभरे, एक बहुत ही एक ऐसे शख्स के तौर पर जिन्होंने पूरी गुजरात पहचानना मुश्किल हो गया क्या, वेशभूषा या बिहेवियर? नहीं, वेशभूषा भी उनकी बदली, साथ ही साथ उनका बर्ताव भी बदला, और जब किसी ने उम्मीद नहीं की थी तब वो बहुत ही कठोर प्रशासक के तौर पर, एक बहुत ही रूथलेस पॉलिटिशियंस के तौर पर इमर्ज किए। उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अपने तमाम प्रतिद्वंदियों को पूरी तरीके से उनकी राजनीति को खत्म कर दिया, बल्कि केंद्र में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का डंका पिटता था तो लगभग उनको भी वो डिफाई करते थे, और गुजरात में वही होता था जो वो चाहते थे। ये बिल्कुल नई चीज थी। जिस तरीके से उन्होंने 2002 दंगों के दौरान उनकी भूमिका संदिग्ध हुई थी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, लोग उनको मैस मर्डरर कहते थे, और वो हर आपदा को अवसर में बदलने के लिए पूरी कोशिश की। जिस गुजरात दंगों की वजह से 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई, जैसा कि वो मानते भी थे अटल बिहारी वाजपेयी, उस दंगों को उन्होंने अपने हित के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए उसका किसी भी हद तक जाकर उसका दुरुपयोग किया या उसका उपयोग किया उन्होंने, और वो वहां से एक बड़े मजबूत नेता के तौर पर। मुझे वो दिन अच्छी तरीके से याद है कि जब गोवा में इस बात को लेके चर्चा चल रही थी कि नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के पद पर हटा दिया जाएगा, तो मैंने अपने एक मित्र से पूछा कि क्या आपकी नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है? बोले कि वो अकेले अपने कमरे में बैठे हुए हैं और उस वक्त बहुत परेशान, बहुत दुखी हैं, और उन्होंने ये मुझसे कहा कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मुझे तो नहीं मालूम अगले पर मैं अपनी इस कुर्सी पर रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो वो भी नरेंद्र मोदी थे। लेकिन उन नरेंद्र मोदी ने जब गोवा में, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने उनको बचाया, और बचाने के बाद फिर तो उनको कोई रोकने वाला नहीं था, और वो आज की तारीख में जो नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री के तौर पर शख्सियत दिखाई पड़ती है, उसका एक छोटा स्वरूप गुजरात में दिखाई पड़ा था। बिल्कुल, आपने जो किस्सा बता दिया शुरुआत से लेकर अभी तक, बहुत ही मेरे लिए तो पहली बार मुझे जाना कि कैसे मोदी जी थे और कैसे अब हो गए हैं। मैंने तो वर्तमान में देखा है। तो वर्तमान पे आ जाते हैं। मोदी जी की माय मोदी स्टोरी, अब जो मैंने शुरुआत में सवाल उठाए, देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, लोकतंत्र के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, समुदायों के लिए क्या है सर? देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमारे एक मित्र थे रंजन झा, माधवराव सिंधिया के साथ, तब मैं माफ करेगा, आज तक में मैं ब्यूरो चीफ था, और वो मेरे ब्यूरो में थे, कांग्रेस पार्टी कवर करते थे। तो अचानक उनका फोन आया संडे के दिन कि मुझे
जो है वो माधवराव सिंधिया के साथ जाना है, ग्वालियर जाना है, ग्वालियर कहीं जाने वाले थे। मैंने कहा कहाँ जाओगे तुम यार, उसको कोई खबर भी नहीं बनी। नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। फाइनली मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब आप चले जाओ, इतना जिद कर रहे हो। और जो अगली खबर आई मेरे पास वो ये थी कि विमान दुर्घटना हो गई, उसमें रंजन झा, माधवराव सिंधिया और बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह की डेथ हो गई। उसमें एक कैमरामैन थे जिनका नाम था गोपाल बिस्ट, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो गोपाल बिस्ट की अंत्येष्टि थी निगम बोध घाट पे, और मैं अंत्येष्टि लगभग खत्म हो गई थी, मुझे किसी काम से वापस जाना था। मैं जब वापस लौट रहा था तो मैंने देखा कि एक शख्स अकेले जो है वो निगम बोध अंत्येष्टि की तरफ जा रहा है। मैंने उनको जब नजदीक आया तो मैंने उनको पहचाना, वो नरेंद्र मोदी थे। बिल्कुल अकेले साधारण कपड़ों में थे। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा। हमने एक दूसरे का अभिवादन किया, और वो अक्सर कहते थे कैसे हो आशुतोष बाबू, ऐसे ही बोलते थे, कैसे हो आशुतोष बाबू। और ये वो दिन था जिस दिन उनको देर शाम को अटल बिहारी वाजपेयी ने, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि आपको अब गुजरात जाना है और आप जाके गुजरात की कमान संभालिए। दैट वो आखिरी मेरी मुलाकात थी जब मैंने नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। उसके बाद कभी नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मतलब फ्लीटिंग ग्लिम्सेस तो हुए लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। मैंने 2 बार उनका इंटरव्यू मांगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको ये सवाल नहीं पूछने होंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं सवाल तुम्हें पूछूंगा, और अगर आप मैं ऐसा इंटरव्यू नहीं कर सकता जिसमें मुझे मेरे ऊपर कोई बंदिश हो। मैंने वो उनका इंटरव्यू नहीं किया। लेकिन आज जब मैं आपसे वर्तमान के बारे में बात करता हूं तो मैं बहुत मजबूती के साथ इस बात को कह सकता हूं कि वो एक कृत्रिम लोकप्रियता के प्रतीक है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जब 75वीं उनका जन्म वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो आप देख रहे होंगे देश के कोने कोने से बहुत बड़े बड़े लोग, विश्वनाथन आनंद जैसे लोग उनको साधुवाद दे रहे हैं, उनको जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं, और उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो शायद दुनिया को नहीं पता होगा। मतलब विश्वनाथन आनंद तो यहाँ तक कि शतरंज की दुनिया में इन्होंने जो इनोवेशन का रास्ता बताया वो अपने आप में चमत्कारी था। उन्होंने कहा कि जब उनसे मिले थे तो उन्होंने गुजराती थाली की तारीफ की थी, और वो गुजराती थाली खिलाने के लिए नरेंद्र मोदी उनको लेके गए थे। ये सारी चीजें जो है दिखने में ऐसी लगती जैसे कि विश्वनाथन आनंद ने खुद उनके बारे में लिखी होगी। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि विश्वनाथन आनंद नहीं, जितने भी बड़े लोग इस वक्त लिख रहे होंगे, उनकी तारीफ में भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे होंगे, वो एक ऐसा समूह है नरेंद्र मोदी जी के साथ, उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में होगा, मेरे पास जानकारी नहीं है, जो सारे लोगों को बहुत पहले से लिखकर तैयार रखा होगा और उनको भेज दिया गया होगा और उनसे कहा गया होगा कि आप इसको ट्वीट करिएगा उस दिन। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि जब मैं एक विदेश यात्रा पे था तो वहां एक एम्बेसडर से मेरी मुलाकात हुई। कई बार ऐसा होता है आप एम्बेसडर से मुलाकात करते हैं, कभी जाने अनजाने मुलाकात हो जाती है, कभी आप जाके मिलते हैं अगर आपका उनसे परिचय होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे ऊपर लगातार ये दबाव बना रहता है कि मैं जिस देश में मैं एम्बेसडर हूं, जिस देश में मैं राजदूत हूं, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को मैं दबाव डालूं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ अच्छी बातें करें, कि वो कितने बड़े नेता हैं, कितने महान नेता हैं। तो ये सब कुछ बहुत सुनियोजित तरीके से, बहुत ही प्रायोजित तरीके से, बहुत ही सायास एक उनकी पर्सनैलिटी को बड़ा करके दिखाने की कोशिश। इसलिए मैं कहता हूं कृत्रिम लोकप्रियता के प्रतीक हैं वो, कि कैसे किसी इंडस्ट्री के अंदर जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसमें हर चीज का ध्यान रखा जाता है कि इतना बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए, उसमें ये केमिकल मिलाए जाने चाहिए, और बिल्कुल एक निकलती है। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को एक फैक्ट्री में गढ़कर बनाया गया है और आज लोगों के बीच में पेश किया गया। उनके पहले जितने नेता हुए थे उनकी लोकप्रियता सहज स्वाभाविक थी। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो कहने का कोई प्रश्न नहीं उठता, इंदिरा गांधी के जमाने में भी। तो लोकप्रियता को कैसे फैक्ट्री में गढ़ा जाता है और कैसे एक जननायक में तब्दील किया जाता है, नरेंद्र मोदी उसके प्रमाण, उस संदर्भ में वो एक आधुनिक नेता है, बिल्कुल मॉडर्न लीडर हैं, जो मॉडर्न फैक्ट्री से निकले हुए हैं। एक एक चीज उनका गढ़ा हुआ है कि कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, बच्चों से कैसे मिलना है। जब विदेशी एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहां पहले से उनकी एक टीम मौजूद होती है जो वहां के डायस्पोरा को लेके आती है। एक एक आदमी का रोल निश्चित होता है। कोई महिला आके बोलेगी कि देखिए प्रधानमंत्री जी कितने महान हैं, और मैं उनको देखकर आह्लादित हो गई हूँ, मैं 2000 किलोमीटर से सिर्फ उनसे मिलने के लिए आई हूँ और आज मैंने ईश्वर को देख लिया, उनके अंदर मेरी दैवी इस तरीके की जो बातें कही जाती हैं। और फिर प्रधानमंत्री जी उनके पास जाएंगे, उसकी तरफ देखेंगे, उससे हाथ मिलाएंगे, उससे बातचीत करेंगे और फिर मुस्कुरा के आगे चल। ये सब कुछ प्रायोजित होता है, ये सब कुछ पहले से रिहर्स्ड होता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं।
मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, लाल कृष्ण आडवाणी को देखा है, वो कभी इस तरीके से नहीं करते थे। उनमें उनमें एक सहज स्वाभाविकता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर सब कुछ है, सिर्फ सहजता नहीं है, सिर्फ स्वाभाविकता नहीं है। सब कुछ कृत्रिम है, सब कुछ गढ़ा हुआ है, सब कुछ पहले से बनाया हुआ है, एक एक चीज सोचा हुआ है। जब वो सभाओं में जाते हैं तो उनकी स्पीच का एक एक वर्ड पहले से तय होता है, और वो कहाँ पॉज करना है, कहाँ पॉज नहीं करना है, कैमरे के सामने कितना दिखना है, कैमरे के सामने कितना नहीं दिखना है। बल्कि मैं बताऊं कि जिस तरीके से उनके वो शायद भारत की राजनीति के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री या नेता होंगे जो सबसे ज्यादा कैमरे में कैप्चर्ड हैं। और अगर आप ये तुलना थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन तुलना एक दूसरे संदर्भ में करना जरूरी है। जैसे अगर आप हिटलर को देखें तो हिटलर भारत दुनिया की राजनीति का, दुनिया के इतिहास का सब टेलीविजन पर या कैमरे के सामने सबसे ज्यादा कैप्चर्ड शख्सियत। उसकी एक एक चीज आप कैमरे के सामने देखते हैं, और उसका भी सब कुछ गढ़ा हुआ था, सब कुछ पहले से प्रायोजित था, कैमरे के सामने सब कुछ तय होता था। बिल्कुल उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, और वो ये अपने आप में एक टैलेंट है। ये हर आदमी इस बात को नहीं कर सकता। मैं जब राजनीति में गया तो कई बार ऐसा होता था कि मैं लोगों से हाथ मिलाता था और सडनली आगे बढ़ जाता था, फिर मुझे रियलाइज होता था, जिस आदमी से मैं हाथ मिला रहा हूँ कम से कम उसकी आंखों में आंखें डालूं, उससे कुछ बात करूं, उसके दुख सुख को सोचने की कोशिश करूं, फिर मैं आगे निकल जाता, क्योंकि वो मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं था। तो ये सब कुछ वो करते हैं। इसलिए कभी कभी देखिए कि जब उनको ये रियलाइज होगा, जब वो 2013 का चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री का, बल्कि और पहले लड़ रहे थे, तो उनको करण थापर के साथ दिया हुआ एक इंटरव्यू उनको दिखाया गया और बताया गया कि देखिए, ये ब्लंडर आप करेंगे तो आप दुनिया में कभी बड़े नेता नहीं बन सकते। और इसलिए इंटरव्यूज में क्या सवाल पूछे जाने हैं, उनके सवाल क्या, उनके जवाब क्या दिए जाने हैं, और वो सहज नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि उनका जवाब वो जो जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोग बहुत हाजिर जवाबी होते हैं, वो हाजिर जवाबी होने की अगर कोशिश करेंगे तो गलतियां करेंगे। कई बार जैसे वो कह देते हैं कि जब वो क्या था कि बादल थे तो मैंने कहा कि अभी तो वो रडार पकड़ नहीं पाएगा तभी, तो इस तरीके की बातें वो कर जाते हैं। लेकिन उनकी जो राजनीतिक कौशल है उसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। पहले 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, अब तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, तो वो भी अपने आप में कला है। लेकिन भारत की राजनीति में जिन्होंने बदलाव किया है, इसमें कहने में मुझे कोई दुख नहीं है या कोई संकोच नहीं है कि उसके अच्छे परिणाम भारत में नहीं दिखने को मिलेंगे। जिस तरीके से सांप्रदायिकता बढ़ी है, जिस तरीके से राजनीति के अंदर कटुता बढ़ी है। अभी मैं अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, राजनीति में कोई किसी का शत्रु नहीं होता, राजनीति में लोग एक दूसरे की शत्रुता नहीं करते हैं, राजनीति में मतभेद होते हैं। दुर्भाग्य की बात यह कि नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति में शत्रुता का वो पुट दिया है जो आने वाले लंबे समय तक भारत की राजनीति को बहुत तकलीफ देंगे, परेशान करेंगे, दुख देंगे, और ये उनकी सबसे बड़ी कमी के तौर पर याद किया जाएगा। बिल्कुल, जो सवाल पूछा था वो उसका जवाब भी आ गया, और वो जवाब ही बड़ा है, हालांकि छोटा दिया कि भारत के लिए उनका माय मोदी स्टोरी क्या होगी। कुल मिलाकर माय मोदी स्टोरी जो आशुतोष जी ने बताई वो बहुत ही अलग थी, जो वर्तमान में आदमी देखता है, और वो अनसुनी भी थी। कुल मिलाकर अब देखते हैं कि पीएम मोदी का जन्मदिन 2 अक्टूबर तक तो मनाया जाएगा, क्या क्या घटनाएं होंगी, कुछ और भी माय मोदी स्टोरी आया तो हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.